अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जिस कहानी का मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, आज उसी का आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं। कल कहानी मैंने ख़त्म की थी कि जब वो हॉरर मूवी देखते हुए शीरी के मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गईं क्योंकि उसने खिड़की के बाहर किसी को हवा में लहराते हुए देखा था। एक भूत था सफ़ेद कपड़े पहने हुए जो सामने खिड़की में खड़ा लहरा रहा था। और उसकी चीखें सुन के ना सिर्फ उस हॉरर मूवी को बंद कर दिया गया था बल्कि अमाद और रज़िया उठ के उस खिड़की में भी देखना शुरू हो गए थे और शीरी से कह रहे थे, कहाँ देखा, किस जगह पे, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। कि वहीं पे बातें करते हुए दोबारा से शीरी की उस वक्त चीख निकली जब किसी ने उसके हाथ कंधे पे पहली दफ़ा हाथ रखा तो उसने हाथ को झटक दिया, और दूसरी दफ़ा जब दोबारा हाथ रखा गया और उसने हाथ को झटका और पीछे मुड़ के देखा तो वहीं एक सफ़ेद भूत वहाँ पे मौजूद था। शायद वही भूत जो सामने खिड़की में मौजूद था, हवा में लहरा रहा था, अब वो शीरी के पीछे आके खड़ा था। और शीरी की ज़ोरदार चीख मारने पे अमाद और रज़िया जो बाहर खिड़की के बाहर भूत को ढूंढ रहे थे, वो दोनों भी मुड़े और देखते ही देखते उनकी भी पहली निगाह में सांसें रुक सी गईं उस भूत को देख के जो शीरी के पीछे खड़ा था। लेकिन दूसरे ही लम्हे अमाद के चेहरे पे खौफ की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। वो तेजी से भागता हुआ आगे आया और आते ही उसने उस भूत के ऊपर से चादर को खींच लिया, क्योंकि वो चादर पहने हुए कोई और नहीं, अमाद का भाई और शीरी का शौहर फरहाद था। इस कमरे के अंदर जो सूरत हाल थी हॉरर मूवी की वजह से, जिस तरह शीरी डर गई थी और फरहाद लोग भी जिनको ढूंढ रहे थे, तो फरहाद को शरारत सूझी जो अभी घर में ही दाखिल हुआ था। शोर शराबा और चीख को सुन के इस तरफ आ ही रहा था कि बातों से उसको अंदाज़ा हो गया कि कमरे के अंदर क्या सीन चल रहा है। तो वो गया, उसने एक सफ़ेद चादर अपने ऊपर डाली और चलता हुआ शीरी के पीछे आकर खड़ा हो गया। और शीरी जो पहले ही बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इस अंदाज में पीछे खड़े भूत को, जो असल में फरहाद था, चादर लपेटे हुए देखकर चीख पड़ी। अमाद और रज़िया तो शुरू में डरे लेकिन साथ ही समझ गए। जब शीरी को अंदाज़ा हो गया कि ये जिसको मैं भूत समझ रही थी, ये खिड़की में जो नज़र मुझे आया था वो मेरा वहम था, वो खिड़की में कोई भी भूत नहीं था। इस खौफनाक मूवी को देखते हुए मेरे लाशऊर में एक भूत सा आया और मुझे ऐसा लगा, मेरा वहम था जो असल में, कि खिड़की के अंदर कोई है, वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन पीछे ये शरारत मेरे शौहर ने की है। साथ ही वो गुस्से में खड़ी हुई और बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। और गुस्से से पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। अमाद और रज़िया पीछे खड़े मुस्करा रहे थे। तभी वो अपने भाई फरहाद से बोले, भाई आपको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाभी पहले ही बहुत डरी हुई थी और ऊपर से आपने इस तरह का मजाक करके उनको और डरा भी दिया है और उनका मूड भी ऑफ हो गया है। अब आपको उनको जाके मनाना पड़ेगा। फरहाद बोले, तो क्यों तुम लोग इस तरह की मूवीज क्यों देखते हो जिससे तुम लोग इतना ज्यादा डर जाते हो? फरहाद बोला, इसके जवाब में भाई अमाद ने कहा, भाई हम नहीं डरे, आपकी बेगम साहबा यानी कि हमारी भाभी साहबा बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनको तो खिड़की में भी भूत नजर आया था, लेकिन असल में वहाँ पे कोई भूत था नहीं, वो उस खौफनाक मूवी की वजह से डर गई थी। खैर अब आप जाइए, देर मत कीजिए, वो नाराज़ हो चुकी हैं। फरहाद और शीरी की शादी को हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, 5-6 महीने ही हुए थे। दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। जैसे शीरी और फरहाद की मोहब्बत की दास्तां मशहूर है, इसी तरह फरहाद भी अपनी बीवी शीरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो चलता हुआ कमरे में गया बीवी को मनाने के लिए, लेकिन देखा बीवी कमरे में मौजूद नहीं है। वो समझ गया कि वो बाहर लॉन में चली गई होगी। वो अभी अभी ऑफिस से पहुंचा था, आज वो लेट हो गया था। सीधा शावर लेने के लिए चला गया। शावर लेके बाहर निकला, उसने एक फूल तोड़ा, गुलाब का फूल, और जानता था रूठी हुई बीवी को कैसे मनाना है। वो ढूंढते हुए जब बाहर लॉन में पहुंचा
तो लॉन में पहुंचते ही खूब अंधेरे में भी लाइट जलाए, क्योंकि पूरी हर तरफ अंधेरा हो चुका था, रात थी, लेकिन उस लॉन की लाइट जलाए शीरी वहां पे बैठी थी। फरहाद आराम से चलता हुआ उसके पीछे पहुंचा और वो जो फूल उसके हाथ में था उसके बालों में लगा दिया और उससे मुतवज्जो हुआ, क्या हुआ, अभी तक आप हमसे खफा हैं? शीरी ने गुस्से में कहा, आपको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके इस मजाक से अभी तक मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज है, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूं और मैं आपसे वाकई सच्ची में बहुत नाराज हूं। तो फरहाद ने कहा, एक दफ़ा तो शीरी अपने फरहाद से बिछड़ गई थी, नाराज़ हो गई थी, इस दफ़ा हम बिछड़ने नहीं देंगे, तारीख़ को दोहराने नहीं देंगे, हम अपनी शीरी से बहुत प्यार करते हैं। दिखाइए ना कहाँ दिल की धड़कन तेज़ है, हम भी तो आपके दिल पे हाथ रख के देखें। और उसने शरारत के अंदाज में अपना हाथ इस तरह आगे बढ़ाया कि वो उसके दिल पर हाथ रखना चाह रहा था, तो उसने उसका हाथ पीछे झटक दिया कि नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी दिल की धड़कन को चेक करने की, बस आपका बस चले तो आप तो मुझे मार ही डालें, ऐसा डराएं कि मेरी जान ही निकल जाए। तो फौरी फरहाद ने उसके होंठों पे अपनी उंगली रख दी और कहा, बस इससे ज़्यादा नहीं, कभी मुझसे जुदा होने की बात मत करना। और रही डराने की बात, तो मैंने तुम्हें आज फिर से कहता हूं, ये जिन भूत चुड़ैलें ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती, सिर्फ ये किस्से कहानियों में, ड्रामों में, फिल्मों में इस तरह के किरदार होते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और शीरी, मैं तुम्हें पहले भी कई दफ़ा ये बात कह चुका हूं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। जिन भूत ये कहाँ से आ गए? वो पुराने वक्तों में अगर कहीं होते थे, कोई मानता था तो और बात है, आज साइंस का दौर है, आज इन चीज़ों को कोई भी नहीं मानता, कम से कम मैं तो नहीं मानता, इन चीज़ों को वहम समझता हूं। शीरी बोली, फरहाद ये वहम नहीं है, जिन्नात होते हैं। और तभी उन दोनों ने उस आवाज़ को सुना जो बिल्कुल उनके करीब पहुंच चुके थे। वो कोई और नहीं, उनके दादा जान थे। और एकदम आते ही बोले, किस बात पे बहस हो रही है भाई? कौन नहीं मानता, किस बात को नहीं मानता? तो दोनों दादा के एहतराम में अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। शीरी अपने दादा जान की बहुत लाडली थी, क्योंकि वो फरहाद के दादा जान थे रिश्ते में, इसलिए वो अब इस घर की बहू के भी दादा जान थे। वो अब शीरी के भी दादा जान बन चुके थे, लेकिन शीरी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे। शीरी बोली, दादा जान, फरहाद कह रहे हैं जिन भूत चुड़ैलें इस तरह की मखलूक नहीं होती, जबकि मेरा मानना है इस तरह की मखलूक होती है। आप ही बताइए, क्या जिन भूत नहीं होते? तो तभी फरहाद बोल पड़ा, दादा जान आप इसको समझाइए, ये इस दौर में जी रही है और इस दौर में भी इस तरह की बातें करती है जिन भूत की। कौन से जिन भूत? तो दादा जान आगे बढ़े इस अंदाज में जैसे अब वो उनके करीब बैठना चाह रहे हैं। वो तो वहाँ वैसे ही चलते हुए आ गए थे, लेकिन उनकी बातें सुन के जैसे उनका इरादा बन गया, मुझे भी यहाँ पे बैठने दो। उन्हें एक चेयर उनके आगे की कि जैसे प्लीज़ बैठिए, और दादा जान वहाँ पे बैठ गए और दोनों के एक एक निगाह देखा और बोले, जिन होते हैं। कुरान मजीद में भी इनका जिक्र है कि जिन्नात एक मखलूक है, जिन्नो इंसान कह के मुखातिब किया गया है, इसलिए जिन्नात पे यकीन करना होगा। जिन्नात हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए जिन्नात पे यकीन करते हैं, लेकिन बाकी भी जितने मज़ाहिब हैं तकरीबन वो सब भी जिन्नात पे यकीन करते हैं। लेकिन रही बात, क्या किसी के साथ ज़िंदगी में कोई वाक़या हुआ हो तो वो यकीन करेगा? क्योंकि ज़िंदगी में अगर किसी के साथ कोई जिन्नात का वाक़या हो जाए तो वो बिल्कुल यकीन करता है, दूसरों को सुनाता है, और जिसने कभी ना देखे हों तो वो फरहाद की तरह यही कहता है, कौन से जिन, कौन से भूत। तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या सुना सकता हूँ। वो दोनों चौंके और फ़ौरन शीरी ने कहा, ज़रूर ज़रूर दादा जान, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, सुनाइए अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या। फरहाद भी इंटरेस्टेड था कि दादा क्या कहना चाह रहे हैं। तभी बाबा ने कहा, ये मेरी फैमिली, मेरी माँ, आप लोगों की दादी, और उनको याद करते ही जैसे उनका दिल भरा सा गया।
ऐसा दिल भर सा गया, लगता था अपनी फैमिली, अपनी बीवी, माँ बाप को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या कहना चाह रहे थे, क्या कहानी सुनाना चाह रहे थे, ये तो नहीं पता, लेकिन फैमिली को याद करते ही दिल भर सा गया उनका। फ़ौरन शीरी अपनी जगह से उठी और जो दादा उससे बेइंतहा प्यार करता था उसको कैसे रोता हुआ देख सकती है। अपना फ़ौरन दुपट्टे से उनकी आंखें साफ करना शुरू हो गई। जानती थी फैमिली के नाम पे दादा रो पड़ते हैं, आंखें भर जाती हैं। और फराज जल्दी से उठा, पानी का एक गिलास भरा और उनको पानी पीने के लिए दिया। वो कुछ देर खलाओं में घूरते रहे, पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे, यहां तक कि गिलास पी गए और उसके बाद बोलना शुरू हुए। ये बात है उस वक्त की जब हिंदुस्तान अभी तकसीम नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं बना था। जिस धरती पे आज हम बैठे हैं जिसका नाम पाकिस्तान है, ये अभी उस वक्त तक नहीं बना था। और मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था, दूसरी जंग अजीम, और मैं बर्मा के महाज पर था। क्योंकि मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी में था तो मुझे घर से गए हुए, घर वालों से मिले हुए तकरीबन 3 साल हो गए थे। वहां हम लड़ते रहे बर्मा के महाज पर। उस वक्त सिर्फ एक ही तरीका होता था खानदान वालों से रब्ता करने के लिए कि फौरन टेलीग्राम या चिट्ठी लिखते थे। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा चिट्ठी क्या होती थी, पोस्ट ऑफिस क्या। पोस्ट ऑफिस तो अब भी हैं। एक लेटर बॉक्स होता था लोहे का बना हुआ, जिसके अंदर हम लेटर अपने बंद करके उसके अंदर डाल आते थे, और डाकिया कहते थे उसको, जो आता था डाक सारी लेकर जाता था। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ये पोस्ट करने के लिए मुख्तलिफ लोहे के रखे होते थे, जिसमें सब जाके अपने अपने लेटर पोस्ट करते थे। और वो शाम को वो जो डाकिया निकलता था, शहर के जितने भी लेटर बॉक्स होते थे उसके अंदर से ताला खोलकर सारे लेटर निकाल लेता और अपने ऑफिस लेके जाता। और वहाँ से वो शुरू होता, कौन कौन से सिटीज़, कौन कौन से मुल्कों में उन चिट्ठियों ने, ख़तों ने जाना होता। वो खतूत का दौर था। तो दादा कहते हम भी जंग के दिनों में भी जब कभी मौका मिलता तो घर वालों को याद सताती, ख़त लिख देते। ख़त बड़ी देर से घर पहुंचता और घर वालों का भी जवाब आते आते 3-4 महीने लग जाते। ये नहीं है कि इतना देर का तरीका होता ख़त पहुंचना और उसके जवाब आने का, कि 2-3 महीने लगते थे। यहाँ तक कि जंग ख़त्म हो गई और हम सब जितने भी फ़ौजी थे, सब फ़ौजी जवानों से कहा गया कि वो अपने अपने घरों को जा सकते हैं। जब हम बर्मा के महाज से वापस आ रहे थे तो सब ने अपने अपने घर वालों को चिट्ठी लिख दी ताकि पहले से बता सकें, वो घर वाले उनको लेने के लिए आ सकें। दादा कहते हैं कि मेरे दिल में एक आया कि मैं क्यों ना अपने घर वालों को एक सरप्राइज़ दूं, बजाय कि सीधा घर पहुंच जाऊं और उनको चिट्ठी लिख दूं और वो आएँ मुझे लेकर जाएं। अचानक जब मैं अपने सामने घर वालों को देखूंगा और घर वाले स्पेशली अब्बा मुझे देखेंगे, वो तो लिपट जाएंगे मेरे साथ, और अम्मा मुझे देखते ही साकित सी हो जाएंगी, ऐसे देखते ही बुत सी बन जाएंगी। उनको आंखों पे यकीन नहीं आएगा कि बेटा एकदम से यूं मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। और तुम्हारी दादी, वो तो वैसे ही मुझे देखते ही आंखों से आंसू बरसाना शुरू कर देगी। बस ये सोच के कहते हैं मैंने ख़त नहीं लिखा और तैयारी करने लगा कि जिस दिन मैंने रवाना होना है तो यहाँ अपना सामान पैक करके रख दिया। और यूं उस वक्त की सबसे बड़ी जो सवारी होती थी वो रेलगाड़ी होती थी, ट्रेन। ट्रंक होता था हमारा एक फ़ौजियों का, वो मेरा भी एक ट्रंक था। उस ट्रंक के अंदर मैंने अपना सामान रखा, ट्रंक हाथ में पकड़ा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। दिन की रोशनी थी और ये सर्दियां अभी शुरू हो रही थी, ठंड पड़ना शुरू हो गई थी। मैं ट्रेन के इंतज़ार में बैठा कि ट्रेन आ गई और यूं अपने उस ट्रंक समेत, जो एक जस्त का बना हुआ ट्रंक था, आजकल तो ट्रॉली बैग आ गए हैं जदीद, उस वक्त ट्रंक होता था ट्रॉली की तरह का, जस्त का बना हुआ, मैंने रखा। और यादें, वो बहुत 3 साल की यादें जो मेरी जंग के दौरान भी थी, जो घर वालों की थी, वो सारी सोचते हुए ट्रेन के आरामदा सफ़र करते हुए मैं अपने गाँव की तरफ रवां दवां था। और एक बात जो मुझे सताए जा रही थी वो ये थी कि ट्रेन जिस वक्त गाँव पहुँचेगी उस वक्त तक
आधी रात हो चुकी होगी। ऐसा ही हुआ। ट्रेन मंजिल की तरफ चलती रही और जब मेरे गांव का स्टेशन आया तो उस वक्त सिर्फ वाहिद एक मैं ही था जो उस ट्रेन से नीचे उतरा। और जब मैं उतर चुका तो दोबारा से उस स्टेशन पे मौजूद शख्स जिसके हाथ में एक लाल कलर की और एक सब्ज कलर की झंडी होती थी, अगर वो लाल कलर की झंडी ट्रेन को दिखाता तो ड्राइवर समझ जाता कोई खतरा है, सब्ज कलर की उस झंडी का मतलब होता था कि सब क्लियर है। उसने विसल बजाई, सीटी बजाते ही उसने सब्ज झंडी लहरा दी कि सब क्लियर है, ट्रेन जा सकती है। यूं ट्रेन रवाना हो गई और मैं जो अभी उतर के खड़ा इस इंतज़ार में था कि इस शख्स से बात कर सकूं जो पूरे इस गाँव के छोटे से स्टेशन पर एक ही स्टेशन मास्टर है जिसके हाथ में वो झंडा सा है सब्ज कलर का, जो ट्रेन को रवाना करने के लिए दिखा रहा है और सीटी बजा चुका है। ट्रेन तो छकचक 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 स्पीड पकड़ती आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती मेरी आंखों से ओझल हो गई। और जैसे ही मैं मुड़ा उस शख्स के लिए कि इससे बात कर सकूं तो वो भी शायद उस सर्दी की वजह से कहीं चला गया था। मैं आगे बढ़ा इधर उधर देखने के लिए कि कहीं वो मुझे शख्स नज़र आ जाए, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया। तो मैं भी अपने आप से सवाल करने लगा कि मैं उसको क्यों ढूंढ रहा हूं, वो मेरी क्या मदद कर सकता है। कसूर तो मेरा है कि रात के इस पहर, अंधेरी रात को, सर्दियों की रात को मैं पहुंचा हूं, तो वो भी बेचारा कहीं जाके सो गया होगा, नींद से जागा होगा, पता नहीं अगली ट्रेन कब आनी है। अगर मैं चिट्ठी घर लग चुका होता तो इस वक्त स्टेशन पे मुझे रिसीव करने के लिए घर वाले मौजूद होते। खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया कि अब जाना तो है, बजाय यहाँ मैं सर्दी में बैठूं रात को, तो क्यों ना बेहतर है मैं अभी गांव की तरफ रवाना हो जाऊं। स्टेशन पे उतरते ही पहली चीज जो मैंने महसूस की थी वो थी कुछ अरसा पहले हुई बारिश, क्योंकि इर्द गिर्द जिस तरह पानी जमा हुआ था उस पानी को देख के लगता था कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह पे पानी खड़ा है। और उस पानी को देख के लगता था कि बारिश को हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटा 4 घंटे इतना ही कोई टाइम हुआ है। क्योंकि जब बारिश होती है पत्तों के ऊपर भी इस तरह पानी जमा हो जाता है कि आप दरख्त के नीचे भी खड़े तो हल्का हल्का पानी गिरता है, जो इस बात का एहसास दिलाता है कि कुछ देर पहले बारिश हुई है। अब मेरे लिए एक मसला क्या था कि बादल अभी भी ऊपर थे और चांद भी था, सर्दी भी पड़ रही थी, लेकिन शुक्र है धुंध नहीं थी, हल्की हल्की धुंध थी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यह था कि चांद जब बादलों से निकलकर सामने आता तो अपनी नीली रोशनी जमीन पे, धरती पे डालता तो नजर आना शुरू हो जाता, और दोबारा से वो आंख मचोली करता हुआ जब बादलों में छुप जाता तो फिर नीचे घुप अंधेरा हो जाता। और मेरे गांव को जो रास्ता जाता था इस स्टेशन से वो एक छोटी सी पगडंडी थी, क्योंकि हर दफ़ा मैं लफ्ज़ों को इंग्लिश में उर्दू में एक्सप्लेन भी बार बार करता हूँ ताकि बहुत सारे मुल्कों में कहानी सुनी जाती है कि इसको ना समझ आए, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पगडंडी का मतलब होता है एक इतना छोटा सा, दोनों तरफ ज़मीनें ही होती हैं, एक दरमियान में ऐसा हिस्सा होता है, थोड़ा सा मट्टी उस पर ऊपर ज़्यादा होती है, वो ऊंचा हिस्सा होता है, चलने के लिए अमूमन बनाया जाता है। साइकिल लोग चला के उसके ऊपर जाते हैं, उस वक्त मोटरसाइकिल तो नहीं होते थे, साइकिल ही किसी के पास होता था, या लोग पैदल चलते थे। जो ज़मीनें होती थीं, आबाद ज़मीनें, फसलें जहाँ पे उगाई जाती थीं, उनके बीच में एक छोटा सा रास्ता बचाया जाता था जिसको पगडंडी बोलते थे। उसके ऊपर लोग चलते हुए जाते थे, क्योंकि ज़मीनों के अंदर किसी ने बीज डाला है या फसल उगी हुई है तो चलना मुश्किल होता है, तो इसलिए साइड से जो एक रास्ता होता है वो पगडंडी कहलाती है। तो अब मेरे लिए मसला ये था, वो जो ज़मीनें थीं इस वक्त उनके अंदर बीज डाला गया था या क्या कोई फसल नहीं उगी हुई थी। अगर दोनों तरफ फसल होती तो पगडंडी को ढूंढना मेरे लिए आसान होता। इस वक्त ज़मीन बिल्कुल बग़ैर किसी काश्त के थी और ऊपर से बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पानी का लेवल इस तरह का बना हुआ था कि पगडंडी मुश्किल से नज़र आती थी। अब जब मैंने अपने ट्रंक को उठाया, एक फ़ौजी था, मुझे जाना था घर की तरफ। अब जंगल भी घर के रास्ते में आता था, मैं डरा तो सही, लेकिन एक फ़ौजी था, ट्रेनिंग ऐसी थी, बहुत ज़्यादा डर नहीं था कि मुझे पहुंचना है, देखा जाएगा, अल्लाह मारे से। तो मैं जैसे ही नीचे उतरा स्टेशन से और उस पगडंडी पे चलना शुरू हुआ
तो पानी की वजह से वो पगडंडी गायब हो जाती, तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता उस चांद का जो बादलों में छुप जाता, अंधेरा कर जाता। तो मैं या तो रुक जाता या इतना आहिस्ता चलता, इंतज़ार में होता कि चांद बादलों से बाहर निकले तो मैं उस पगडंडी को ढूंढ के आगे चल सकूं। और ऐसा ही हो रहा था। चांद निकलता और मैं पगडंडी पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरी स्पीड बिल्कुल आहिस्ता थी। मेरे गांव का फासला तो शायद 1-1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो पैदल चलते हुए, लेकिन उस अंधेरे की वजह से, उन बादलों की वजह से, उस कीचड़ और पानी की वजह से, पगडंडी के ना मिलने की वजह से मैं बहुत ही आहिस्ता चल रहा था। सर्दियों में लोग सर्दी की वजह से अपने अपने गर्म लिहाफ के अंदर, रज़ाइयों के अंदर अपने कमरों में दबक कर लेटे होते हैं। मुश्किल से ही भोला भसरा कोई इंसान आपको नज़र आ सकता है, या वो काश्तकार आपको नज़र आते हैं जिनकी ज़मीनों पे पानी का उनकी बारी होती है। वो नहर से पानी लगाने के लिए आ जाते हैं, या किसी ने फसल लगानी होती है तो वो रात को भी काम करते हैं, वरना हू का आलम होता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सिवाय एक ही सोर्स था। मेरे हाथ में टॉर्च तो नहीं थी, वही चांद की रोशनी जो नीचे पड़ती और मुझे नजर आता। जब कहीं पानी खड़ा होता और पगडंडी पे मैं पाँव रखता तो पाँव रखने से एक छपाका सा होता, छपक छपक की आवाज़ होती, जिससे मैं खुद भी उस खामोशी में महसूस कर सकता कि सिर्फ यही एक छपक की आवाज़ भी दूर दूर तक गई है। ऐसा वीराना और ऐसी खामोशी है। मैं उस पगडंडी से चलता चलता उस जंगल के बिल्कुल करीब पहुंच गया जहां से एक जंगल शुरू होता था। और जैसे ही जंगल शुरू हुआ तो एक मेरे जिस्म में झुरझुरी सी आई, क्योंकि ये जंगल के बारे में काफ़ी किस्से कहानियां मशहूर थे। लोग इसके बारे में बहुत कुछ कहते थे। मैंने तो कभी इस तरह नहीं देखा था, लेकिन मैंने सुन ज़रूर रखा था। तो उस जंगल का सोच के कि रात के इस पहर मुझे जंगल से गुजरना होगा, कहीं मेरे साथ कोई वाकया या हादसा पेश ना आए। खैर, मैं कहता है फिर भी आगे बढ़ गया। मैं अभी आगे गया था, उसी रास्ते को, जो एक रास्ता सीधा सीधा जंगल से गुजरता हुआ जाता था, उसी रास्ते पे जा रहा था कि फिर चांद बादलों में ऐसा छुपा कि हर तरफ घुप अंधेरा फैल गया और मुझे अपने आप को रोकना पड़ा कि चांद फिर से बादलों से बाहर निकले, क्योंकि इस घने जंगल के अंदर और ज़्यादा अंधेरा हो गया था। ज़मीनों पे तो फिर भी कुछ ना कुछ नज़र आ जाता था। इन दरख्तों ने ऊपर से इस तरह सर जोड़े हुए थे कि चांद की चांदनी थोड़ी थोड़ी नज़र आती तो मैं यहाँ से गुजर सकता। इस जंगल को अबूर करना मुझे लग रहा था रात के इस पहर बहुत मुश्किल होगा। कि वहीं पे मैं जब रुका था कि अब चांद वापस बादलों से बाहर निकले, रोशनी फैलाए और मैं आगे बढ़ूँ, तभी मेरे कानों ने एक आवाज़ को सुना। कोई बहुत ही मेरे करीब ढोल बजा रहा था, अजीबो गरीब सा ढोल, कि मेरे कानों ने क्लियर उस आवाज़ को सुना, जो इतना ज़्यादा ऊंची आवाज़ थी और मेरे बिल्कुल करीब आ रही थी, जैसे कोई ढोल पीट रहा हो, कुछ कह रहा हो। रात के इस पहर कहाँ से ढोल आ गया और कौन पीट रहा है? मेरे जिस्म ने एक झुरझुरी सी ली कि इस जंगल में कहाँ से ढोल की आवाज़। ऐसा था जैसे कोई सीना को भी करता है, जैसे कोई ढोल की तरह आवाज़। क्या है ये? मैं खड़ा इन्हीं बातों को सोच ही रहा था कि सामने बिल्कुल एक दरख्त के करीब मेरी निगाह पड़ी कि दरख्त के बिल्कुल राइट साइड पे 2 लाल कलर की आंखें थीं, ऐसी गोल गोल और लाल आंखें जैसे कोई दहकता हुआ कोयला। जब लकड़ियों को आग लगाई जाती है और लकड़ी को बिल्कुल आग लग जाती है और आग बुझा दी जाए तो वो कोयला जिस तरह दहक रहा होता है, लाल सुर्ख हो जाता है, ऐसी ही 2 लाल सुर्ख आंखें। मैं उन दोनों आंखों को देख के एकदम सहम से गया कि ये सामने क्या है। वो आंखें हवा में लहरा रही थीं, उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ करने लगा कि जल्दी से चांद बादलों से बाहर निकले और रोशनी फैलाए, मैं देख सकूं ये सामने क्या है। उसी लम्हे चांद वाकई बादलों से जब बाहर निकला तो मेरी निगाह उन मुसलसल आँखों को, जो निगाहें देखी जा रही थी, तब मैंने देखा
कि नीलगों रोशनी जो चांद ने फैलाई तो मैंने देखा सामने वो जिसकी लाल लाल आंखें थीं वो कोई और नहीं, एक काला रीछ था जो जंगल में खड़ा हुआ था। जैसे रीछ चलता है और उठकर खड़ा हो जाता है, वो ऐसे उठकर खड़ा हुआ था और आगे वाले सामने वाले जो उसके दोनों हाथ थे वो ज़ोर ज़ोर से अपने सीने पे मारता था और अजीब सी आवाज़ निकालता था, क्योंकि उसने मेरी बू को सूंघ लिया था और अब उसकी तवज्जो मेरी तरफ ही थी। तभी वो खुशी से या गुस्से से मैं नहीं जानता, लेकिन अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से अपने सीने पे मारता और आवाज़ें निकाल रहा था। अब मैं समझा वो जो ढोल पीटने की सीना को भी की आवाज़ आ रही थी वो किसी और की नहीं, इसी रीछ की थी जो मेरे सामने खड़ा था और मेरी तरफ इस अंदाज में देख रहा था कि अभी आगे बढ़ेगा और मुझ पर हमला कर देगा। मेरे दिमाग ने कहा जितनी जल्दी हो सकती है इस ट्रंक को फेंको और भागो। उस खौफ की वजह से मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ ट्रंक था वो मुझसे गिर गया। मैं इतना हवास बाख्ता हुआ कि ट्रंक गिर गया और मेरे पाँव जैसे ज़मीन पे जकड़ से गए कि मैं भूल भी गया कि मुझे भागना है। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया क्योंकि जंगल में सामने रीछ मेरी तरफ मुखातिब था। किसी भी लम्हे वो आगे बढ़ के मुझे चीड़ फाड़ देता। बेशक मैं एक फौजी था, लेकिन मेरे पास कोई मेरा असलहा नहीं था, सिर्फ एक साजो सामान का ट्रंक था जो खौफ की वजह से नीचे गिर चुका था। और अब वही खड़ा हुआ रीछ जो अपना सीना पीट रहा था अब आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैंने कई दफ़ा अपने आप में हिम्मत पैदा की कि मैं भागूं, लेकिन मेरे अंदर भागने की सकत ही नहीं थी। जैसे मैं बुत सा बन गया था। तभी मैंने देखा एक सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ता पहने कोई बुजुर्ग सा एकदम से मेरे और रीछ के बीच में आ गया। अब मेरे और रीछ का फासला इतना कम था, 12 से 15 कदम के वो फासले पे होगा, कि मुझे मेरी मौत यकीनी नज़र आ रही थी कि वो सफ़ेद धोती कुर्ता पहने कोई बुजुर्ग सा एकदम से सामने आया। उसकी कमर मेरी तरफ थी और उसका मुंह रीछ की तरफ था। उसके हाथ में एक डंडा सा था और उसने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा यूं रीछ की तरफ किया डराने के लिए, जैसे वो रीछ को मारना चाह रहा है। और उसने 2-3 दफ़ा ऐसे रीछ को डराने के लिए आगे बढ़ के डंडा मारा, जो उसको लगा नहीं, वो दूर से डंडा लहरा रहा था उसको डराने के लिए। कि रीछ ने जैसे ही उस डंडे को देखा तो वहीं से मुड़ा और जंगल की तरफ भागता हुआ गायब हो गया। मुझे लगा कि रब ने फरिश्ता भेजा है मेरी जान बचाने के लिए, वरना अगर ये जो शख्स भी है इस वक्त ना पहुंचता तो ये जिस अंदाज में मेरे ऊपर हमला करने वाला था आज मेरी ज़िंदगी के आखिरी वक्त होता। लेकिन इस शख्स ने मुझे बचा लिया। और जैसे ही जैसे ही रीछ वहाँ से भागा और वापस मुड़ा, भाग गया, तो वो शख्स मेरी तरफ मुड़ा तो मैं देख के चौंक गया। ये कोई और नहीं बल्कि फजल बाबा थे। फजल बाबा वैसे तो हमारे घर के नौकर थे, मुलाजिम थे, लेकिन कभी हमने उनको मुलाजिम नहीं समझा था। बिल्कुल हमारे घर के फ़र्द बन चुके थे। घर वाले उनको इस तरह ट्रीट करते थे जैसे वो फैमिली मेम्बर हों, घर के फ़र्द हों। क्योंकि मैं जब छोटा था तो उन्हीं के हाथों में बड़ा हुआ था। मुझे वही अपने कंधे पे उठाया करते, खिलाया करते। हर वक्त मैं उन्हीं के पास होता, मैं उन्हीं के हाथों में जवान हुआ था। और वही फजल बाबा मेरे सामने खड़े थे। मुझसे बोले, वो मुझे प्यार से मुन्ना कहते थे, मुन्ना बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? अगर तुम बता देते तो हम स्टेशन पे तुम्हें लेने के लिए आ जाते। तुम बगैर इतला किए आ गए हो। और अगर हम यहां पे ना आए होते तो ये तो तुम्हारा नुकसान कर देता। तो मैं अभी तक जो अजीब सा साकित सा होके खड़ा था, जैसे होश में आया और बोला, फजल बाबा आप इस टाइम यहां पे कैसे आ गए? तो वो बोले, मैं तो यहां से गुजर रहा था, दूसरे देहात गया था, वहां से आ रहा था, गुजर रहा था, तो तुम्हें देखा, चौंक पड़ा। और साथ ही जब मैंने देखा ये मंजर है तो मैंने डंडा उठाया। मुन्ना बेटा बता तो देते, कम से कम लेने ही तुम्हें आ जाते। खैर अभी बातें यहाँ खड़े करके क्यों कर रहे हो? खड़े होकर बातें कर रहे हो, चलो घर की तरफ चलते हैं। और मेरा फ़ौरन ट्रंक उठाना के लिए आगे बढ़े तो मैंने कहा, नहीं फजल बाबा रहने दे, मैं खुद उठा लूँगा। लेकिन इतनी देर में उन्होंने ट्रंक हाथ में पकड़ लिया, ऊपर उठाया और उठा के उसको अपने सर पे रख दिया, जिस तरह गाँव के लोग रखते थे। और मेरी तरफ देख के बोले, मुन्ना बेटा हम बूढ़े ज़रूर हो गए हैं,
लेकिन इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि अपने बेटे का सामान ना उठा सके। हमारा बेटा आया है, आओ मेरे पीछे, ये कह के वो आगे की तरफ चल पड़े। और जैसे ही वो चले तो मैं उनके पीछे चल पड़ा और उनको गौर से देखना शुरू हो गया। 3 साल पहले जब मैं महाज जंग के महाज पर जाने लगा था, उस वक्त तो अच्छे खासे फजल बाबा सेहतमंद थे, लेकिन अभी जब मैंने उनको गौर से देखा तो उनके हाथ, उनकी टांगें, उनके पांव काफ़ी कमज़ोर, हड्डियों का ढांचा नज़र आ रहे थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। 3 साल पहले तो इतने कमज़ोर नहीं थे, क्या हुआ फजल बाबा को? मैं ये सोचता हुआ उनके पीछे चल रहा था कि मैंने देखा उनकी स्पीड बहुत तेज़ है। तो मैंने उनसे कहा, बाबा आहिस्ता तो चलिए, बहुत तेज़ चल रहे हैं आप। तो मुझसे बोले, बेटा मैंने जाना है, मुझे सिर्फ अजान तक की मोहलत है, जल्दी पहुंचना होगा, गांव पहुंचो जल्दी से, मैंने आगे जाना है, तो बेटा इसलिए ज़रा जल्दी आना होगा, जल्दी आओ। मैंने कहा, बाबा किस चीज़ की मोहलत, कहाँ जाना है आपने? तो बोले, गाँव तो चलो बेटा, सारे सवाल जवाब रास्ते में ही करने हैं, बता तो रहा हूँ, खड़े होके जवाब दिया तो लेट हो जाऊँगा, आ जाओ गाँव चल के सारे जवाब देता हूँ, पहुँचो पीछे। अब फजल बाबा आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। जहाँ रास्ते में ट्रेन के अंदर बैठ के बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आई थी, वहीं अब बाबा के साथ चलते हुए वो भी बचपन अपना याद कर रहा था। इसी गांव के अंदर खेलते हुए मैं जवान हुआ था, इसी फजल बाबा के हाथों में परवान हुआ था, परवान चढ़ा था। फजल बाबा ही थे जो मुझे हर वक्त लेके फिरते रहते थे, जिनकी गोद में खेलता था, बाप की तरह मुझसे प्यार करते थे। अब्बा भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन फजल बाबा भी बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। बहुत शफीक, बहुत मेहरबान थे। घर के सब फर्द उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम दोनों इसी तरह चलते रहे, यहाँ तक कि वो जो जंगल था उसमें जहाँ मुझे खौफ था कि मज़ीद कोई जानवर या कोई हमारा रास्ता ना रोके, लेकिन शुक्र है खुदा का, किसी जानवर ने हमारा रास्ता नहीं रोका। यहाँ तक कि हम चलते हुए जंगल से बाहर निकल आए। अब मुझे हौसला हो गया था कि कम से कम अब थोड़ा सा और फासला रह गया है, उसके बाद हमारा गांव आ जाएगा। जो एक ख़तरनाक रास्ता था, जिसकी किस्से कहानियाँ मशहूर थी, वो जंगल था जो हम जिससे गुजर चुके थे। हाँ, जंगल के अंदर खामोशी तो थी, हमारी आंखें घुप अंधेरे में जंगल में कुछ नहीं देख पा रही थी, लेकिन जंगल तो जंगल होता है ना। जंगल में रात के पहर कितनी जानवर होते हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे होते, वो हमें ज़रूर देख रहे होते हैं। उनकी आंखें इतनी तेज़ होती हैं कि घुप अंधेरे में भी देख लेती हैं, जैसे वो रीछ मुझे देख चुका था। अब पता नहीं और कितने ऐसे जानवर थे जो हमें देख रहे थे, लेकिन हम चले जा रहे थे। जब हम उस जंगल से निकल गए तो मैंने एक सुख का सांस लिया कि शुक्र है हम जंगल से निकल आए। अब थोड़े ही फासले पे कब्रिस्तान आने वाला था, जिसके दरमियान में से हमने गुज़रना था, और कब्रिस्तान के गुज़रने के थोड़े ही और पैदल चलना था, उसके बाद गांव ने आ जाना था। और इसी तरह दोनों चलते चलते जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो उसी वक्त फिर से चांद बादलों से निकल के आ गया और उसने रोशनी फैला दी। जंगल में चलते हुए जब चांद बादलों में छुप भी जाता था, लेकिन फजल बाबा क्योंकि इन्हीं रास्तों से इतना वाकिफ थे, उन्हीं का आना जाना होता था कि वो अंधेरा भी हो जाता तो मैं तो रुक जाता, एक जगह पे खड़ा हो जाता, लेकिन फजल बाबा चले जा रहे थे। मैं उनके इतने पीछे पीछे था कि जितना भी अंधेरा होता उनको तो देख सकता था। तो उनकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि अगर मैं जंगल में चलता तो अभी पता नहीं कितने घंटे और मुझे लग जाते, लेकिन वही एक रोशनी जो चांद की सूरत में मुझे मिलती और मैं पैदल आगे चलता था, फजल बाबा को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। गांव के रहने वालों का ये कमाल होता है कि उनको रास्ते अज़बर याद होते हैं। किसी भी रास्ते पे उनको जाना है, आंखें बंद करके जा सकते हैं। और वो भी इसी तरह तेज़ी से मुझे जंगल से बाहर लेके आए थे। और जैसे हम कब्रिस्तान के करीब पहुँचे और उसी लम्हे रोशनी उसी चांद ने फैलाई जो कुछ देर पहले छुपा हुआ था बादलों में, वापस बाहर निकला तो मेरी निगाह कब्रिस्तान पे पड़ी, जो लेफ़्ट और राइट, दाएं बाएं दोनों तरफ कब्रिस्तान था। तो मैं एकदम से चौंक गया और फजल बाबा से कहा, फजल बाबा ये क्या, ये तो कब्रिस्तान भर गया है। मुझे याद है 3 साल पहले मैं जब यहां से गया था इतनी कब्रें नहीं थी, ये तो कब्रें ही कब्रें, हर तरफ कब्रें बन गई हैं।
मुझे याद है कहीं कहीं पे कब्र नज़र आती थी, वो आगे जाके कब्रें थी। इस पगडंडी के इर्द गिर्द तो खाली प्लाट सा होता था कब्रिस्तान का, लेकिन इतना ज़्यादा कब्रें, क्या हुआ है ये सब कुछ 3 सालों में। फजल बाबा चलते हुए बोले, बेटा यहाँ 3 साल पहले हैज़ा फैल गया था, और ये बीमारी हैज़े की इतनी तेज़ी के साथ फैली कि तुम सोच भी नहीं सकते कि उसने क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या औरत, क्या मर्द, किसी को भी नहीं छोड़ा, और सब इस बीमारी की लपेट में ऐसे आते गए बेटा, ऐसे आते गए कि बस सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए। और यूं कब्रिस्तान जो वीरान था, जहाँ पे कोई कब्रें इक्का दुक्का होती थीं, अब तुम्हें हर तरफ उस हैज़े की बीमारी की वजह से कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी। वो हैज़ा हमारे गांव में कितनी ज़िंदगियों को साथ ले गया, कितने उस हैज़े की वजह से मर गए। मुझे बड़ा दुख हुआ, उस हैज़े ने मेरे गांव में कई जानें ले ली थी। ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था कि एक पगडंडी पे चलते हुए मुझे लगा कि मेरा पाँव, मैंने जैसे ही उठाया तो मुझे लगा मेरा पाँव किसी झाड़ी में, किसी चीज़ में फंस चुका है, मैं पाँव नहीं उठा पा रहा। फिर से मैंने ज़ोर लगाया। पहली दफ़ा जब मैंने पाँव आराम से उठाया, नॉर्मली जिस तरह मैं उठा रहा था, तो मुझे लगा पाँव फंस गया किसी चीज़ में, और मैं रुक गया। और रुक के मैंने जैसे फिर से ज़ोर लगाया पाँव को उठाने के लिए, तो पता लगा कि मेरा पाँव बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है किसी चीज़ में। क्योंकि अब रोशनी, वही चांद की रोशनी बादलों से निकल आया था, तो वो रोशनी फैला रहा था। तो जब मुझे लगा मेरा पाँव जकड़ा हुआ है, तो मैंने नीचे पाँव की तरफ देखा, तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। बहुत ही खौफनाक, भयानक मंजर था जो मेरी आंखें देख रही थी। जब मैंने नीचे देखा तो एक बिल्कुल पास ही कब्र थी जो खुली हुई थी, और उस कब्र के अंदर से एक लड़की निकलकर उस पगडंडी के बिल्कुल पास बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, अपने कफन की तरह। उसने कफन पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा सिर्फ कफन से बाहर था। पूरा बाकी जिस्म कफन में लिपटा हुआ था, पूरा सफ़ेद, कफन की तरह सफ़ेद चेहरा था। मुश्किल से पता लगता था ये उसका चेहरा है। आंखें, नाक, सब कुछ सफ़ेद। आंखों के अंदर वाले जो हैं वो भी सफ़ेद सी थीं, और उसी ने दोनों हाथों से मेरे पाँव को पकड़ा था। वो लड़की पगडंडी के करीब मेरे पाँव को पकड़ के बैठी थी। वो जिस चीज़ ने मेरे पाँव को जकड़ा था वो कुछ और नहीं, उसके हाथ थे। और जैसे ही मैंने उस लड़की को, कफन पहने लड़की को देखा, जिसके लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे, और जिन हाथों से उसने मुझे जकड़ा था, उसके नाखून इतने ज़्यादा बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े से थे, आगे से टेढ़े मेढ़े, उसने उन्हीं हाथों से मुझे जकड़ा था, लंबे दांतों वाली, बिल्कुल सफ़ेद कफन की तरह, भयानक सा उसका चेहरा, और लंबे दांत जो उसके मुंह से नीचे भी निकले हुए थे, ऊपर भी निकले हुए थे, जो बहुत ही खौफनाक नज़र आ रही थी। उसको देखते ही मैंने चीख मारी, और मेरे चीख मारते ही फजल बाबा जो आगे जा रहे थे वो एकदम से रुक गए और मुड़े मेरी चीख की वजह से, और उनकी निगाह भी उसी लड़की की तरफ पड़ी जिसने मेरे पाँव को अपने हाथों से जकड़ा हुआ था। तो उसी लम्हे उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ ट्रंक जो सर पे उठाया हुआ था, दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, उस ट्रंक को उन्होंने नीचे उतारा, साइड पे रखा, और पत्थर ढूंढना शुरू किए। 2-3 उन्होंने पत्थर उठाए, और पत्थर उठा के मेरे करीब पहुंचे, और उस लड़की को मुखातिब हुए, तू देखती नहीं ये कौन है? ये अपना मुन्ना है, तो अपने मुन्ने के साथ ये करेगी। और उठा के उन्होंने पत्थर उसको खींच के मारा। वो पत्थर जैसे ही उस लड़की को जाकर लगा, वो पत्थर लगते ही उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, और उसने फौरी तौर पे मेरे हाथ को छोड़ा, और मैं वहीं पे खड़ा जो थर थर कांप रहा था, मेरी आंखों ने देखा पत्थर लगते ही वो लड़की तेज़ी से, उसने ना सिर्फ मेरे पाँव को छोड़ा बल्कि तेज़ी से वापस उस खुली हुई कब्र के अंदर चली गई। और उस बादलों से निकले चांद की रोशनी में ये मैंने मंजर क्लियर देखा था। मेरे हाथों को जकड़ी हुई वो लड़की फिर से अपनी कब्र में चली गई, और फजल बाबा मेरी तरफ आए, मेरा एक हाथ पकड़ा, क्योंकि जान चुके थे कि मैं अभी तक खौफ के आलम में हूँ, खौफ के आलम में बुत बन के खड़ा हो गया हूँ, चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, साकित सा हो गया हूँ। तभी मेरा उनका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा बस जल्दी से आ जाओ, अब देर मत करो, अजान होने वाली है, मोहलत ख़त्म हो रही है, जल्दी आओ। और जैसे ही
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से ट्रंक उठाया और मुझे घसीटते हुए आगे की तरफ ले गए। और ये सच था, उस लड़की को देख के, पाँव को जकड़ा हुआ देख के, उसको वापस कब्र के अंदर जाता हुआ देख के मैं अजीब सा हो गया था। शायद चलने की सिक्का मेरे अंदर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो अगर मुझे आगे को घसीटते ना तो शायद मैं वहीं खड़ा रहता। जब उन्होंने मुझे पकड़ा और आगे की तरफ खींचा तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। लेकिन उस वक्त मेरे हाथ को एक अजीब सा झटका लगा। फजल बाबा का हाथ ठंडा यख था। मैंने कहा बाबा आपका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा है। बोले बेटा ठंड भी है, ऊपर से मैं बूढ़ा शख्स हूँ तो हाथ तो ठंडा होगा, लेकिन देर मत करो, बस अजानें होने वाली है, हमें पहुँचना है वहाँ पे, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और मैं तेज़ तेज़ बाबा के पीछे चलना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे था कि वाकई हमें पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो जिस तरह अभी इस मखलूक से पाला पड़ा था, रीछ से पाला पड़ा था, खुदा जाने आगे क्या हो सकता है। हम तेज़ तेज़ चलते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गए। और जैसे ही घर का दरवाज़ा नज़र आया, अभी तक लोग उठे नहीं थे, जैसे ही घर का दरवाज़ा नज़र आया तो उन्होंने ट्रंक अभी तक सर पे रखा था, तो उसी लम्हे फजर की अजान शुरू हुई। हमारे गांव की मस्जिद से आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान आई उन्होंने फ़ौरन ट्रंक उतार के उसी वक्त ज़मीन पर रखा और मुझसे बोले बेटा मैंने कहा था ना मुझे जाना है, बस अजान हो गई है, मैंने पहुंचना है, मैं देर हो जाऊंगा, ये सामान रखा है, फिर मिलते हैं। मैंने कहा बाबा अंदर तो चलिए, आप मुझे यहाँ छोड़ के जाएंगे। कहा बेटा नाराज़ मत होना, मुझे देर हो रही है, मैंने पहले ही कहा था मैंने कहीं जाना है। ट्रंक रखा और जल्दी से चले गए। मैं परेशान हुआ कि आ जाएंगे, फजल बाबा ने, यकीनन सी बात है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, पहुंचना होगा, तभी इतनी सुबह निकले हुए थे। खैर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जब दाखिल हुआ तो अब्बा और अम्मा जाग चुके थे। जैसे ही अब्बा की निगाह मुझ पर पड़ी तो वही हुआ, वो दौड़ते हुए आए और आकर मुझसे लिपट गए। और अम्मा उसी तरह जिस तरह मैंने सोचा था, अपनी बिस्तर पे बैठे बैठे मुझे देखी जा रही थी, जैसे उनकी आंखों को यकीन ही ना आ रहा हो कि वाकई मैं आ गया हूं। मुझे काफ़ी देर इस तरह घूरती रहीं और उसके बाद जैसे होश में आ गई, उठी और आके मुझे गले से लगा लिया। बाकी घर वाले भी जाग चुके थे। भाई ने दरवाज़ा खोला था, छोटे भाई ने, वो मुझसे पहले मिल चुका था, लेकिन मैंने उसको दरवाजे पे ही कह दिया था अभी बताना किसी को नहीं, अंदर चुप करके चलो, मैंने सरप्राइज़ देना है। जब मैं घर वालों से मिल चुका तो अब्बा नाराज़ हुए कि ये क्या तुमने हरकत की, तुमने आना ही था तो खबर कर देते, कम से कम तुम्हें लेने ही आ जाते, इस तरह भी कोई आता है। तो मैंने कहा अब्बा कोई परेशानी की बात नहीं, फजल बाबा आ गए थे ना, फजल बाबा ने मुझे ले लिया। तो अब्बा बोले फजल बाबा कहाँ से आए? तो मैंने कहा वो कहीं काम जा रहे थे, वो वहाँ से आ गए, लेकिन बाबा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब्बा कह रहे क्या? मैंने उनको बताया कि इस तरह रीछ आया, कैसे रीछ का और मेरा फासला कम हो रहा था, रीछ हमला करने वाला था, कि फजल बाबा बीच में आ गए, कैसे फजल बाबा ने बचाया और फिर कैसे जंगल से निकल के आए तो कब्र के बाहर बैठी कफन के अंदर लिपटी उस लड़की ने मेरे पाँव को पकड़ा। तो बाबा, फजल बाबा उसको कंकर ना मारते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और पता है फजल बाबा ने मुझे क्या बताया था? हाँ, बल्कि मैं ये बताना भी भूल गया हूँ। फजल बाबा से उसने पूछा, जब उस लड़की से बचाया उसने, तो फजल बाबा ने उसको कहा था इस लड़की की बेचारी के साथ मसला ये है कि इसको एक लड़के ने धोखा दिया था और धोखा देकर इसको मार दिया था। तब से ये इस तरह बेचैन है और जो कोई भी इस तरह नौजवान गुजरता है तो इसको पकड़ लेती है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। कसूर इसका भी नहीं है, उस धोखे की वजह से हर नौजवान से यह बदला लेने की कोशिश करती है। ये बताया था बाबा मुझे फजल बाबा ने। तो उसके बाबा अभी तक हैरान थे, माँ तो जैसे अजीब सी हुई थी। बाबा कहते हैं ये जो तुम बात सारी बता रहे हो मैं समझ तो रहा हूं, लेकिन कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपको बाबा समझ नहीं आ रहा? उसने कहा कहाँ फजल बाबा मिले और क्या हुआ? मैंने फिर से सारी कहानी सुना दी और अम्मा उठ के कहती हैं बेटा फजल बाबा तो मर चुके हैं। मैं एकदम चौंका और अम्मा की तरफ देख के कहा क्या कह रही हैं आप अम्मा? तो अब्बा ने कहा हाँ बेटा, हैजे की बीमारी फैली थी यहाँ पे, गांव का गांव में लोग मर गए, उसमें फजल बाबा भी ऐसे थे जो बहुत हड्डियों का ढांचा बन गए थे, कमज़ोर हो गए थे। मैंने खुद अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा है बेटा, उनको तो मरे हुए भी 2.5 साल हो चुके हैं।
लेकिन मैंने अपनी कहानी जो दूसरी दफ़ा सुनाते हुए हैरान हो रहा था कि इनको मेरी कहानी पे यकीन क्यों नहीं आ रहा, तो अब खुद अपनी कहानी जो मैं खुद 2 दफ़ा उनको सुना चुका था तो हैरान हो रहा था। तो फिर फजल बाबा कैसे आए? हाँ, फिर मुझे याद आया, फजल बाबा को देख के वो रीछ भाग गया था। और हाँ, फजल बाबा जंगल से भी अंधेरे घुप जंगल में भी तेज़ी से चल रहे थे। और तीसरा, फजल बाबा का हाथ बहुत ठंडा यख था। तभी मुझे एहसास हुआ मेरा हाथ तो इतना ठंडा नहीं था, तो फजल बाबा का हाथ क्यों ठंडा था? वैसे भी जब पैदल आप चलते हैं तो हाथ पाँव ठंडे भी हों तो गर्म हो जाते हैं। और मैंने कहा था वो लड़की से भी मुझे जब उन्होंने बचाया था, सिर्फ पत्थर ही तो उठाया था, वो लड़की भी कब्र में घुस गई थी डर कर। और जो बात मुझे हजम नहीं हो रही थी वो ये थी, अब मुझे समझ आ गई थी कि फजल बाबा कह रहे थे बस अजान तक की मोहलत है बेटा, उसके बाद जाना है मुझे। तो मैं अब समझा था वो अजान तक की मोहलत क्या थी। जब मैंने दूसरी दफ़ा उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा था बेटा जब गांव पहुंचोगे इन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, चलो तो सही, बस अजानों से पहले पहुंचना है। तो अब मैं समझा था कि क्यों वो इतना तेज़ भाग रहे थे, क्यों मेरा हाथ खींच के मुझे घसीटते हुए लेके गए थे, क्योंकि वो अजानों से पहले मुझे घर तक पहुंचाना चाहते थे। उनको जो मोहलत मिली थी वो सिर्फ अजान तक की थी। और उसके बाद अम्मा परेशान हो गई, छोटे भाई से कहा भाग के जाओ, अंदर आबे ज़मज़म है, आबे ज़मज़म लेके आओ। उनने आज जब ज़मज़म मेरे जिस्म पे छिड़का, मैं जब पीने के लिए दिया, मेरे ऊपर पड़ पड़ के फूंके मारनी शुरू हो गई कि कैसी कैसी बलाओं से रास्ता पड़ा था और कैसे फजल बाबा जो अल्लाह को प्यारे हो गए थे वो मुझे लेके घर खैरियत तक छोड़ के गए थे। जब सब मिल चुके और मुझे कहा अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हारी मैं दादी से भी मिल गया। और जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो बेटा मैं ज़रूर सोच रहा था, अपने जो आपसे प्यार करते हैं वो चले भी आते हैं, वो चले भी अगर दुनिया से जाते हैं तो आपकी हिफाजत के लिए फिर से लौट के आते हैं। फजल बाबा तो मर गए थे, एक और दुनिया है, मरने के बाद क्या दुनिया है वो इंसान मरने के बाद ही जान सकता है। लेकिन मुझे ये पता है उस रीछ से बचाने के लिए फजल बाबा इन जिंदा इंसानों की दुनिया में आ गए थे। अगर वो ना आते तो रीछ मुझे वाकई मार भी सकता, नुकसान भी पहुंचा सकता। लेकिन वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, वापस इस दुनिया में मुझे बचा के घर तक छोड़ने के लिए आए थे। तुम जिस बात पे बेटा शीरीं और फरियाद बहस कर रहे थे, जिन भूत ते परियां चुड़ैलें, मुझे और तो कुछ नहीं पता, इतना ज़रूर पता है वो मुझे बचाने आए थे। उसके बाद ज़िंदगी में कभी मेरा पाला नहीं पड़ा किसी भी चीज़ से। लेकिन आज तक एक ज़िंदगी का जो राज था, जो मेरे माँ बाप जानते थे, मेरे बहन भाई जानते थे, अब आप लोगों को बताया है, वो यही है, अनहोनी होती है, ना नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं। और जिन तो कुरान में भी मौजूद है, जिनात भी होते हैं। लेकिन दादी का जिक्र करके, अपने घर वालों का जिक्र करके वो और अफसुर्दा से हो गए थे और कहा तुम लोग बैठो, बातें करो, मुझे जाके सोना है। और दादा उस वक्त कुर्सी से उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। और वहीं पे शीरीं और फरहाद बैठे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो हाँ, जिस तरह दादा कहानी सुना के गए हैं, अब फरहाद तुम्हें मानना पड़ेगा, ये चीज़ें वजूद रखती हैं। क्योंकि इंसान जिसके साथ ये वाक़या बीतता है, जिसके ऊपर गुजरती है, वो जानता है कि ये चीज़ें होती हैं। इसलिए दादा जिस अंदाज में सुना के गए थे, फरहाद को भी मानना पड़ा कि मेरे साथ क्योंकि वाक़या नहीं हुआ इसलिए मैं बज़िद था कि ये चीज़ें नहीं हैं, वरना ये चीज़ें होती हैं। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को, इसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। सैयद शरियार अहमद ने रावलपिंडी से मुझे कहानी भेजी थी, आप लोग भी मुझे कहानी भेजिए। कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आपने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या कहानी लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है स्टोरी, STORY इंग्लिश में, या उर्दू में भी सीन टेवा टो रे छुटियरी स्टोरी लिख सकते हैं, या फिर OCS भी लिख सकते हैं, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, शॉर्ट सा OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें इंग्लिश में या उर्दू में। तो इससे होता क्या है कि जब मैं ढेर सारे मैसेज खोलता हूं एक दिन के अंदर, जितने भी आए होते हैं उनको सबको रिप्लाई करता हूं, तो पहला मैं मैसेज
किसी का भी नहीं खोलता, पहले पहले ऐसे ऊपर से नीचे करता जाता हूँ कहीं स्टोरी तो नहीं आई हुई। जब भी मोबाइल खोलता हूँ पहले स्टोरी को मैं ढूंढता हूँ, जिसने स्टोरी भेजी हो तो उसको स्टोरी खोलता हूँ, सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, हाँ ये स्टोरी है, उसको नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ और जब उस स्टोरी का नंबर आता है तो उसको प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ। तो आप लोग भी मुझे भेजिए, और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है 92009231366555 00। मैं इस नंबर को रिपीट करता हूँ, 009231366555 ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। इस पर आप अपनी मुझे कहानी व्हाट्सअप कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।